हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय क्लास अगेन। आज एक बार फिर से हम लोग एक्सटेंड करने जा रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक को ही। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। हमने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका रेट लॉ कैसा होता है, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। इसमें मैंने आपको फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस वगैरह के बारे में, हेट्रोजीनियस एब्जॉर्प्शंस रिएक्शंस वगैरह क्या होती हैं, ये सारी बातें बताई थी। साथ ही हमने देखा था डिफरेंशिएटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोगों ने इनसे बेस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए फॉर्मूलाज वगैरह भी देखे थे, जैसे K इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी मीन्स K इज इक्वल्स टू सी नॉट बाई टी वगैरह, ये सारे डिफरेंट जो फॉर्मूले थे। सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। हाफ लाइफ पीरियड हमने डिस्कस किया था, क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह से डिफाइन करते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन किया था अपने लास्ट लेक्चर में। और आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए डिफरेंशिएटेड रेट लॉ क्या है, कैसा होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसा होता है, किसे कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए रेट लॉ वगैरह कैसे लिखते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज वगैरह हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अपनी आज की क्लास में। तो एकदम आप सभी लोग पूरी तरीके से कंसंट्रेट होके एंजॉय करिएगा आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हेडिंग हम लोग पुटअप यहाँ पे कर लेते हैं। हमें पढ़ना किस बारे में है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब देखिए अगर आप जरा गौर से पिछले वाले लेक्चर को याद करिए तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि वो रिएक्शंस जो किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या एड्रेस करते थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के नाम से उन्हें हम बुलाते थे। और हम जानते थे कि ये रिएक्शंस के लिए रेट लॉ वगैरह कैसे लिखा जाता है। उसी तरह से अब आज अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम किस बेस पे करेंगे, तो देखिए सिंपली हम बोलेंगे कि वो रिएक्शंस जो किसी एक ही पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब केवल और केवल एक सिंगल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। बात आई आपको समझ में। मतलब द रिएक्शंस, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, विच डिपेंड्स ओनली upon any one of the particular reactant is called first order reactions। वो रिएक्शन जो केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करती हो, उसी के कंसंट्रेशन से उसे लेना देना हो, बाकी और किसी के भी कंसंट्रेशन से नहीं। समझ में आई बात। जैसे एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तो जनरली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की जनरली। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ एग्जांपल, तो द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसका जब डीकम्पोजिशन होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आप कर दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, या फिर हमें अब ज़रूरत ही नहीं है बैलेंस करने की, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है हमारी। तो द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर, ये फॉलो करता है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। मीन्स अगर इसके लिए हम यहाँ पर देखिए रेट लॉ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं, सॉरी अगर मैंने गलती से अभी जीरो ऑर्डर बोल दिया हो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो डिपेंड करती है किसी एक ही पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऊपर। यहाँ तो आपका रिएक्टेंट ऑलरेडी एक है ही है, तो ये आपकी हो गई कौन सी, H2O2, और इसका मोलर कोफिशिएंट कितना है, 1। तो ये रेट लॉ हो गया आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 देख के हमें क्या अंदाज़ा लग जाएगा, ऑर्डर 1 है, तो आप क्लियरली समझ ही गए कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गई बात। इसी तरह से देखिए अगर एक दो एग्जांपल्स हम लोग और देखना चाहें इन रिएक्शंस के, तो जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड जैसे आपका हो गया
C6H5N2Cl। जब इसका डिकम्पोजिशन होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर में हेलो एल्किन हेलो एरीन वगैरह में ये आपको पढ़ाया जाएगा, तो इसका डिकम्पोजिशन देखिए किस में होगा, C6H5Cl में। यहाँ से आपका क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो ये आपके डाईएजोनियम सॉल्ट्स का जो डिकम्पोजिशन है ये भी फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर को। मतलब इसका अगर आप यहाँ से रेट लॉ लिखना चाहेंगे देखिए तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C6H5N2Cl यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रेज टू द पावर 1 यहाँ से आपका। तो ऑर्डर यहाँ पे भी कितना है, 1 है, जिसे देखकर आप क्लियरली ये समझ जाएंगे कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे लिए। समझ में आ गई बात। अच्छा, एक गलती आप कभी नहीं करेंगे, यहाँ पे आप एक अंदाजा ये लगा रहे होंगे, अरे यार जिसमें एक तरफ एक ही कंपोनेंट हो, एक तरफ एक ही कंपोनेंट हो, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, डबल कंपोनेंट वाली रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको फर्दर एक एग्जांपल फिर से याद दिलाऊं, स्यूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस हमने देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका, सुक्रोज का। तो C12H22O11 प्लस में वाटर यहाँ से आप देख रहे थे, और ये आपका क्या फॉर्म करके देखता था, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ये भी आपका देखिए क्या है, यहाँ अब आपको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ रेट लॉ जो है आपका वो क्या होता था, R इज इक्वल्स टू K C6H12O6 C12H22 रिएक्टेंट जो है हमारा C12H22O11 रेज टू द पावर 1। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, जबकि देखिए इस तरफ दो कंपोनेंट्स है। तो कृपया कभी भी धोखा मत खाइएगा आप इस चीज़ से। इसके अलावा देखिए, अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताना चाहूँ, जैसे याद रखिएगा कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं हमारी, रेडियो एक्टिव प्रोसेस कोई भी हो, ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है ना आपकी, ये भी आपकी सारी फॉलो करती हैं किसको, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को ही। रेडियो एक्टिविटी नाम का एक चैप्टर है पूरा का पूरा हमारे फिजिक्स के कोर्स में, जिसमें आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। साथ ही न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी हम थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस होंगी रेडियो एक्टिव डिके वाली, मीन्स किसी पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का जो एमिशन होगा, ये हमेशा फॉलो करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को ही। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब मैं इतना एग्जाम्पल्स पे जोर आखिर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे के आपसे टाइप पूछ सकता है कि बताइए किस टाइप की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कैसा है। तो इस वजह से एग्जाम्पल्स के जो टाइप्स हैं ना, वो आप पर्टिकुलरली याद रखने आपको बड़े ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स वगैरह को आप बिल्कुल भी हल्के में लेके यहाँ पे मत चलिएगा। तो ये तो देखिए हमने देख लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, कि जनरल इंट्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्टरी कैसी है। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में क्या चीज़, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ये सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। समझ में आई बात? तो चलिए डिस्कस करना है तो करते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक कोई जनरल रिएक्शन है A से P, मतलब A से डिकम्पोजिशन हो रहा है और मेरे प्रोडक्ट्स कौन बन रहे हैं, P। मान लेते हैं T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन कितना था A, और प्रोडक्ट्स का तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 0, और किसी पर्टिकुलर टाइम T इज इक्वल्स टू T पर आपके पास A का कंसंट्रेशन हो गया A माइनस X। क्यों हुआ? क्योंकि X यूनिट अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो चुके हैं। पीछे भी हमने देखा था लास्ट क्लासेस में ऐसा कुछ, ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ लिखूँ तो देखिए क्या होगा, R इज इक्वल्स टू यहाँ पर K, बात आई आपको समझ में, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, क्योंकि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हम दिखाएंगे,
1 दिखाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये तो हमने रेट लॉ इसके लिए लिखकर यहाँ पे आराम से डिफाइन कर दिया, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे और है कि r को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt, बात आई समझ में, इज इक्वल्स टू में k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर 1, लेकिन कैसा, माइनस का। अब आप बोलेंगे अरे माइनस क्यों, माइनस इसलिए बिकॉज यहाँ पर देखिए रेट डिक्रीज होते जा रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी आपका रेट कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। जीरो ऑर्डर में हमने माइनस साइन यूज इसलिए नहीं किया था बिकॉज वहाँ पे हमने देखा था कि रेट कैसा था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए के कंसंट्रेशन में चेंज आने के साथ साथ यहाँ पर रेट में भी चेंज आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटते जाएगा, इसीलिए रिएक्शन का रेट भी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन किसे इंडिकेट करता है, रेट में आने वाले चेंज को, कि रेट हमारा जो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से हमें आगे क्या काम करना है, आगे हमें यहाँ पे करना बस इतना होगा कि ये तो आपका डिफरेंशिएटेड रेट लॉ की इक्वेशन बन गई। पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि इसे हम किस नाम से जानेंगे, डिफरेंशिएटेड रेट लॉ के नाम से, ठीक है। इतने में तो बिल्कुल आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं आगे, माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1 है यहाँ पर, और इंटू हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका कर देते हैं, डी टी का। कोई डाउट आपको इसमें, कोई भी डाउट यहाँ से होने वाला नहीं है। यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं, माइनस में डी एक्स अपॉन में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए वाला टर्म है ना, इसको हम यहाँ ले आते हैं, पावर 1 लिखने की तो अब ज़रूरत है नहीं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डी टी। समझ में आ गई बात, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अब देखिए फाइनली हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, माइनस बाहर लगाते हैं, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा यहाँ पे, और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग यहाँ पे क्या लिख के दिखा सकते हैं, ए माइनस एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स। हम यहाँ पे समझ में आ गई बात। ये इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, के इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। बात आ गई ना समझ में। अब यहाँ से देखिए बस करना क्या है, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x है, इसी का फॉर्म हमें नजर आ रहा है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में log a माइनस में x। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल्स टू की, तो यहाँ पे देखिए क्या कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस में c आएगा, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हमने कोई रेंज वगैरह डिफाइन नहीं की है। तो ये आ गई आपके सामने एक एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन तो मेरी बिल्कुल करेक्ट हो जाती कैलकुलेशन करने के लिए, अगर मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मालूम होंगी, लेकिन सब तो मुझे पता है, बस c पता नहीं है। c इज़ अ वेरिएबल, यहाँ पर हमें एक्चुअली c है तो कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रेशन के नज़रिए से देखें, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो मुझे इस c की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी होगी, तभी जाके ये इक्वेशन को मैं लगा पाऊँगा। तो अब c की वैल्यू देखिए हम कैसे पता करेंगे, हम बोल देते हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अगर t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे हम बात करें तो देखिए आपका जो x है ना, x भी कैसा है, 0 है। समझ में आ रही ना बात, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपका x भी 0 है। और अगर इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे रख के इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराऊँ तो देखिए क्या होगा, माइनस में log a माइनस में x, तो माइनस x की जगह 0, तो a माइनस 0 a बचेगा, इज इक्वल्स टू k इंटू में क्या हो जाएगा, 0 प्लस का c, तो k इंटू में 0 तो ओवरऑल 0, यानी c इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस में log a। c की वैल्यू किसके है, log माइनस ऑफ log a के बराबर। और अगर ये c की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखिए मेरे सामने क्या बना, माइनस में log a माइनस में x
इज इक्वल्स टू में के टी प्लस में c की जगह हम क्या रखेंगे माइनस ऑफ लॉग ए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस लॉग ए आपका यहाँ से। कोई डाउट आपको इसमें? कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, समझ में आई बात। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, लॉग वाले टर्म से एक साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा देखिए लॉग ए, ये इधर आया तो पॉजिटिव, माइनस में लॉग ए माइनस का एक्स इज इक्वल्स टू में के टी। समझ में आ गई बात आपको। और यहाँ से जब ओवरऑल आप इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, इतना पोर्शन में रफ कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ लॉग की जनरल आपको मालूम है, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसे m मान लूँ और इसे क्या मान लूँ n मान लूँ, तो log m माइनस n का फॉर्म आपको दिख रहा है। और log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n के बराबर। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n क्या होता है, m अपॉन n के बराबर, तो यानी log a अपॉन में a माइनस x। समझ में आ रही है बात, ये हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा के टी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा कि log m माइनस में log n जो होता है वो log m अपॉन n के बराबर होता है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात। आगे देखिए अब यहाँ से हमें जनरली रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो रेट कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना होता है, तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे k इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ना हम सभी यहाँ पर मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक अपना नेगेटिव साइन छोड़ रहे हैं जो हम शुरुआत से यहाँ पे यूज़ करते हुए आ रहे थे, उस नेगेटिव साइन को भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना होगा अपने इक्वेशन में। तो k इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, माइनस में, फिलहाल तो देखिए इसे ऐसे लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू ये हो गया log में a अपॉन में a माइनस में x। बात आई समझ में। यहाँ पे माइनस का जो साइन था वो देखिए हमने इंक्लूड अच्छा एक्चुअली यहाँ पे कर लिया है। ये देखिए c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log a वाले में हमारा ये माइनस का साइन भी यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक। तो कोई हमें प्रॉब्लम यहाँ पे अब हो ही नहीं। k इज इक्वल्स टू क्या हो गया log a अपॉन में a माइनस एक्स अपॉन में ये t यहाँ पे हम इसके नीचे भेज देंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये एक्सप्रेशन तो हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने यहाँ पर जो बेस यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, e। बट इन केमिस्ट्री देखिए जो हमें बेस यूज़ करना होता है लॉग का, वो जनरली हम 10 यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि जब भी लॉग का बेस हम e से बदल के 10 करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हमें करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू बेस जब चेंज किया 10 में तो 2.303 लॉग, अब बेस देखिए a अपॉन में a माइनस एक्स तो रहेगा और लॉग का बेस e से बदल के अब यहाँ क्या हो गया 10 हो गया, और अपॉन में यहाँ पे क्या था t नीचे ये। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने बन के आई है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, यानी ये देखिए क्या है लॉग a क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और a माइनस एक्स क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं इक्वेशन को कि k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल। समझ में आ गई बात, कोई भी डाउट आपको इसमें होने वाला नहीं है। तो ये बन गई आपकी सुपरस्टार इक्वेशन जिसे आप यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम। यही एक्सप्रेशन आपको हमेशा यूज़ करनी होगी। बात आ गई है आपको समझ में एकदम, इतने पोर्शन में आपको कोई भी डाउट अब होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ जो हमसे बोलता है वो बोलता है ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करने के लिए कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन में जो डिफरेंट यहाँ पे वेरिएशंस हो रहे हैं उसमें हमें ग्राफ बना के दिखाइए। समझ में आई बात। तो चलिए ग्राफ भी अब यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक्सप्रेशन तो आपको मिल गई जिसे आपको याद ही रखना होगा। ग्राफ हम कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। ग्राफ देखिए अगर हमें बनाना है तो हमें वही एक्सप्रेशन अपनी यूज़ करनी होगी। k इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स, यही होता था। अब देखिए हमें ग्राफ ना, अब देखिए किसके किसके बीच का बनाने के लिए बोलेगा।
हम इसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं के टी इज इक्वल्स टू में 2.303 इंटू में लॉग ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म, इसे हम फिर से ओपन कर लेते हैं। तो log m माइनस एन log m बाई एन के बराबर होता है, यानी कि log m बाई एन भी log m माइनस एन के बराबर है। तो इसे हम फिर से m माइनस एन के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो बनेगा log a माइनस में log ऑफ a माइनस का x। बात आ गई आपको समझ में। अब हमें जो है यही इसी के बीच में ग्राफ बनाना होगा। कैसे, देखिए इसे एक बार फिर से रिजॉल्व कर लेते हैं। के टी इज इक्वल्स टू 2.303 टाइम्स ऑफ log a माइनस में log ऑफ 2.303 टाइम्स ऑफ log a माइनस का x, जो हमने यहाँ पे फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी कंपैरिजन मुझे कराना होगा। तो कंपैरिजन मैं कैसे कराऊंगा, पहले मैं इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आता हूँ। तो देखिए ये आपका 2.303 log ऑफ a माइनस एक्स, ये मैं एक साइड ले आया और इधर आपको मैंने भेज दिया के टी। तो माइनस में के टी प्लस में देखिए ये आपका जो टर्म है 2.303 ऑफ log a। बात आई समझ में। बेस यहाँ पे कितना है log का 10 है, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखिए कंपेयर कराऊँ y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी से, तो आपको रिजल्ट्स यहाँ से देखिए क्या मिल रहे हैं कि y एक्सिस पे तो आपका ये टर्म गया, ठीक है, यानी y एक्सिस को कौन से रेफर कर रहा है, 2.303 log a माइनस एक्स बेस 10 वाला टर्म। समझ में आ गई बात आपको। x की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे कौन रेफर कर रहा है, टाइम, जो कि ऑलवेज मैंने बोला था x एक्सिस पे ही होता है। m की अगर हम बात करें स्लोप, तो स्लोप हमारे लिए ना बस इतना ही काफ़ी है कि स्लोप तो है यहाँ पर k के बराबर, और वो भी कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, ध्यान में रखिएगा। और जब भी स्लोप नेगेटिव होगा मतलब थीटा यानी एंगल मेड बाय x एक्सिस आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ में आई बात। और यहाँ पर c की वैल्यू की अगर हम बात करें तो c पॉजिटिव है और ये बराबर है 2.303 log a के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये c वो इंटीग्रेशन वाला कोफिशिएंट c नहीं है, ये c यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट है जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट को रिफर करता है। स्ट्रेट लाइन आप सबने इतनी जनरल पढ़ी है, समझ में आ गई बात। अब उस डेटा को देखिए यूज़ करते हुए मैं अपना यहाँ पे ग्राफ आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि कैसा हमारा ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ओके, चलिए खेलते हैं ग्राफ का खेल। इस बार मैं आप खूब सुंदर सा बड़ा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, खूबसूरत सा, एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। इसे कौन रेफर कर रहा है, मेरा टाइम, यानी टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है। और इस एक्सिस पे है मेरा कौन सा, 2.303 log a माइनस एक्स, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला टर्म, और बेस 10 के साथ में, यानी ये रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन ऊपर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। बस ऐसा रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए c की वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपका ओरिजिन है, मतलब c कहीं यहाँ पे होगा। हम मान लेते हैं ये c यूनिट हमारा इंटरसेप्ट है, यानी ये जो वैल्यू है ना पर्टिकुलर यहाँ पे, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपकी 2.303 log a के बराबर a बेस 10। और जो कि आपके देखिए a क्या था, आपके रिएक्टेंट का फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी। तो देखिए a उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से देखिए आप क्या देख रहे हैं कि स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव, यानी कि जो आपका ग्राफ यहाँ से आने वाला है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ से देखिए हर जगह पे एंगल जो है आपका वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, देख लीजिए बना के, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसी वजह से स्लोप आपका कैसा गया है, नेगेटिव गया है। और ये जो स्लोप है वो बराबर है किसके, k के बराबर है, यानी रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट के बराबर है यहाँ पे आपका स्लोप। और k की वैल्यू यहाँ पे कैसी आ रही है आपकी, नेगेटिव, यानी कि देखिए ओवरऑल इंडिकेट ये हो रहा है यहाँ से कि आप देखेंगे टाइम के बढ़ने के साथ साथ
आपके जो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है लगातार और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होते जा रहा है, टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होते जा रहा है। बात आ रही ना समझ में, टाइम बढ़ने के साथ साथ आपके रिएक्शन का रेट घट रहा है। ये चीज़ हमें ग्राफ से पता चल रही है। बिकॉज क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे टाइम है 10 सेकेंड और यहाँ पे कितना है 20 सेकेंड। सपोज करिए यहाँ पे जो आपके कंसंट्रेशन की वैल्यू थी वो कितनी थी 5 मोलैरिटी और यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन ये जो था कितना है 10 मोलैरिटी। अब आप देखिए अगर मैं बोलूँ 10 मोलैरिटी, ये जो आपका कंसंट्रेशन था ये वाला, ये 10 मोलैरिटी, ये यहाँ पर किसी पर्टिकुलर वैल्यू इस 10 से 20 सेकंड के बीच किसी टाइम पे मिल रहा था। और जब मैंने टाइम बढ़ा दिया, देखिए तो टाइम बढ़ाने पे देखिए क्या हुआ आपका, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो इस टाइम बढ़ने पर आपका अब कंसंट्रेशन देखिए कैसा हो गया, 10 मोलैरिटी से कम हो गया। देखिए 5 to 10 के बीच में यहाँ पे लाई कर जा रहा है आपका कंसंट्रेशन। तो हुआ ना, टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन घट रहा है, ठीक। तो इस वजह से ये आपका रेट कैसा है, नेगेटिव। और ये ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, इस वजह से ये ग्राफ है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आपसे बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप log a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ बना के दिखाइए। ये कौन सा ग्राफ है, log a माइनस एक्स वर्सेस t का ग्राफ। समझ में आ गई ना बात आपको। चलिए ये तो था ग्राफ का खेल। अभी हमने देख लिया सारा फॉर्मूला वगैरह कौन सा हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। जब भी हमें न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे तो हम इस जनरल फॉर्मूले के थ्रू ही अपना काम आगे करेंगे। अब यहाँ से देखिए एक काम हमें और क्या करना है, हमें हाफ लाइफ डिस्कस करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, कैसी होती है, हाफ लाइफ क्या होती है। ये सारी चीज़ें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बस एक चीज़ यही बचती है हमारे सामने, हाफ लाइफ, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, हाफ लाइफ पीरियड, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। टी हाफ हमें चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हमारे सामने फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में T लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स, बेस में क्या चीज़ 10। समझ में आई बात। आपको मालूम है कि जब टाइम T हाफ होगा, जब टाइम कैसा होगा, T हाफ होगा, तब आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा रिएक्टेंट का वो कितना बचेगा, A/2 के बराबर। जाहिर सी बात है T हाफ मतलब क्या, वो टाइम जब आपका आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो बचेगा कितना, आधा, यानी कि A माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो कि कितना होगा, इनिशियल वैल्यू का आधा। समझ में आ गई ना बात आपको। अब बस इसी कंडीशन को उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट करिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम क्या, T हाफ हम पुट कर रहे हैं। तो T हाफ टाइम पे देखिए आपका लॉग, इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका A ही रहेगा, लेकिन जो आपका फाइनल कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, वो बदल के कितना हो गया, A/2 के बराबर, और बेस में यहाँ पे क्या है, 10 है। समझ में आ गई बात आपको। A से A कैंसिल आउट हुआ तो ये टर्म फाइनली बचा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T हाफ लॉग में, देखिए ये 2 ऊपर आएगा यहाँ पे, तो log 2 बेस 10। समझ में आ गई बात। और log 2 बेस 10 की जो वैल्यू होती है आप याद रखिएगा वो 0.35 के बराबर होती है। तो log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.35। तो अब यहाँ से देखिए जब ये वैल्यू हम रख के कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो T हाफ हमें कैलकुलेट करना है। तो T हाफ इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, 2.303 इंटू में 0.35 अपॉन में नीचे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K। समझ में आ गई बात। और जब आप देखिए फाइनली इस वैल्यू को कैलकुलेट करने जाएंगे तो मेरी कैलकुलेशन आप लोगों से बहुत ज़्यादा तेज है। T हाफ इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 0.693 अपॉन में K के बराबर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो हाफ लाइफ पीरियड आता है वो कितना आता है, 0.693 अपॉन में K के बराबर।
बड़ा अच्छा फॉर्मूला, सुंदर सिंपल सुशील सा, एकदम याद कर लेंगे, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में जो ध्यान देने वाली चीज़ है ना वो ये है कि आपने देखा था जो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो था C0/2K के बराबर, C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। लेकिन ऐसा कोई भी टर्म आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के इक्वेशन में। इसका मतलब जानने क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना वो तो आपका जो है डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप रिएक्टेंट कम लेके चलिए चाहे ज़्यादा लेके चलिए, हाफ लाइफ का उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई ना बात, बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखिएगा एकदम से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ से रिलेटेड अगर हम लोग देखिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टी कंप्लीशन जो होगा किसका, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब टी कंप्लीशन से मतलब है रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा। तो ज़ीरो ऑर्डर के केस में जो आपका टी कंप्लीशन होता है वो 2 हाफ लाइफ के बराबर होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है। क्यों? क्योंकि रेट जो होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या किसी भी अदर जनरल रिएक्शन की बात करें, इसका जो भी टी कंप्लीशन होगा आपका, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने वाला टाइम, वो ऑलवेज 2 हाफ लाइफ से हमेशा ज़्यादा होगा, 2 हाफ लाइफ से हमेशा बड़ा ही होगा, कभी भी उसके बराबर या उससे कम नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं एक हाफ लाइफ अगर हो गई तो आधा रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, तो अब जो बची हुई आधी रिएक्शन है ना वो पहले से भी स्लो रेट से होगी, यानी टाइम उसमें हाफ लाइफ से ज़्यादा ही लग जाएगा। तो ये हाफ लाइफ प्लस अब बचे हुए आधे पार्ट में इससे ज़्यादा हाफ लाइफ से टाइम लगने वाला है, तो हमेशा ये टाइम आपका 2 हाफ लाइफ से ज़्यादा ही होगा रिएक्शन के कंप्लीट होने वाला। समझ में आ गई ना बात, ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और बताऊंगा और उसके बाद आज की सभा हम अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। लास्ट देखिए ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना आपकी हाफ लाइफ तो इक्वल नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे बोलूं कि ये जो रिएक्शन थी हमारी ए से पी वाली, मैं बोल दूँ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए था। अब मान लीजिए ए से a/2 तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, टी लगा। ए से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगा, टी लगा, यानी हाफ लाइफ इसकी कितनी है, टी है। तो बताइए क्या बची हुई आधी रिएक्शन के कंप्लीट होने में भी कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपने बोला टी, तो ये टी सही आंसर तब होगा जब आपकी ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर हो। लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना तो ये आंसर टी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब बची हुई आधी रिएक्शन आपकी टी टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। यही बात अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन सक्सेसिव हाफ लाइफ आपकी इक्वल होती हैं। समझ में आई बात। कहने का मतलब देखिए क्या है कि अगर a से a/2 जाने में मान लीजिए आपको कितना टाइम लगा, x टाइम लगा। समझ में आई बात। a से a/2 तक जाने में x टाइम लगा, तो a/2 से इसका आधा, मतलब देखिए a का आधा कितना हुआ, a/2, और a के आधे में जाने में मुझे x यूनिट टाइम लगा, तो a/2 का आधा कितना होता है, a/4। a/4 जाने में भी मुझे कितना टाइम लगेगा, x टाइम ही लगेगा। ये सक्सेसिव हाफ लाइफ का फंडा है। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कह सकते कि a से a/2 पे गए तो कितना टाइम लगा, x टाइम लगा, तो a/2 से 0 पे जाएंगे तो भी x टाइम लगेगा। ये गलत होगा। ये सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ट्रू है, बाकी अदर किसी में नहीं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, देखिए a से a/2 गए तो x टाइम लगा, तो a/2 से a/4 जाएंगे तो भी x टाइम ही लगेगा। और इसका भी आधा अगर कर लें, मतलब a/4 से अगर हमें a/8 पे जाना है तो भी कितना टाइम लगेगा, x। अगर a/8 से मुझे a/16 पे जाना है तो भी कितना लगेगा, x। मतलब आधा 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 कंसंट्रेशन होने में जो सक्सेसिव टाइम लगते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं।
करते हैं, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके थ्रू ना आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एकदम यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही हिला सकते हैं क्वेश्चन को। मैं आपको करा के भी दिखाऊंगा, बात आई समझ में। तो सक्सेसिव हाफ लाइफ का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में आप जितने भी आज मैंने इक्वेशन टर्म्स वगैरह आज की क्लास में बताए हैं, कैलकुलेशन बेस्ड टर्म्स जो है उसे भी ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिराइव करके दिखाइए, तो इसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो इतनी चीज़ें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं देन यू आर द सुपरस्टार। और इसी के साथ में आज की अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करूँगा, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें। टिल देन बाय।